हेलो एवरीवन। नमस्कार। कैसे हैं प्यारे बच्चे। आज की इस वीडियो में आप सभी का बोर्ड परीक्षा 2023 के फिजिक्स क्लास 12 सेकंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की इस श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए 12th क्लास की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना किसी फॉर्मेलिटी के आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले तो अगेन सेकंड चैप्टर का नाम हमारा है विद्युत विभव और धारिता। ठीक, इस पाठ में से 3 नंबर के प्रश्न आने वाले। एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, 1 नंबर का एक न्यूमेरिकल रहेगा और 1 नंबर का एक प्रश्न जो है वो डायग्राम बेस्ड रहेगा। ठीक, कोई बड़ा प्रश्न इसमें से नहीं आने वाला है व्यंजक व्युत्पन्न करने का, कोई बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है। अगर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर आया तो यही फॉर्मेट रहने वाला है। चलिए, पहला प्रश्न है कि विद्युत विभव का मात्रक और विमा क्या है। विद्युत विभव किसे कहते हैं? सर, विद्युत विभव किसे कहते हैं? एक्चुअली किसी एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य जो है वो हमें विद्युत विभव कहलाता है। इसको हम कार्य बटा आवेश लिखते हैं। तो मात्रक के रूप में आप यहाँ पे जूल अपॉन कुलाम लिख सकते हैं या फिर इसे वोल्ट लिख सकते हैं। और विमा आप लोगों को क्लियर कर लेनी है। कार्य की विमा होती है सर m1L2T-2 और नीचे हमारे पास दे रखा है हमें कुलाम, कुलाम की विमा होती है AT। तो ये T ऊपर जा करके इसको -3 बना देगा और A ऊपर जा करके इसके साथ -1 और लग जाएगा। ठीक है, तो m1L2T-3 A-1 इसकी विमा हो जाएगी। किसकी विमा हो जाएगी? विद्युत विभव की विमा हो जाएगी। तो ये चीज आप लोगों को तैयार कर लेनी है। सेकंड प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन खालिस्तान विभव से खालिस्तान विभव की ओर होती है। यानी हमें यहाँ पर उच्च विभव और निम्न विभव के बारे में लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली किधर से किधर की तरफ जाता है। तो साहब, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होती है। और प्लस चार्ज के पास का जो पॉइंट होगा उसके ऊपर विद्युत विभव ज्यादा होगा और माइनस चार्ज के पास का जो विभव होगा, पॉइंट होगा, उसके ऊपर विभव कम होगा। तो विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो आपकी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होती है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण का पथ कैसा होता है। विद्युत क्षेत्र है आपके पास, ध्यान दें यहां पर, उसमें कोई एक आवेशित पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, वो लंबवत 90 डिग्री के एंगल के ऊपर परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, चल रहा है, उसमें प्रवेश कर रहा है। तो अब उसका पथ कैसा हो जाएगा? ठीक है सर, ये मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है और वो इसके अंदर ऐसे एंटर कर रहा है। तो जब ये एंटर करेगा तो इसके ऊपर लगने वाला केवल और केवल एक ही बल होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे अपन कह सकते हैं, विद्युत बल जिसे अपन कह सकते हैं। और F इज इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी QE। और वो जो बल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो पथ है वो कुछ इस तरह से होगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका पथ है वो कुछ इस तरह से होगा, और इसे अपन कहते हैं परवलयाकार पथ। ठीक है, तो परवलयाकार। लेकिन यहीं पर अगर चुंबकीय क्षेत्र हो जाता तब हम ये जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित पार्टिकल जब 90 डिग्री पे प्रवेश करता है उसका पथ वृत्ताकार होता है। लेकिन यहां पर ये विद्युत क्षेत्र है तो इसमें 90 डिग्री के ऊपर प्रवेश करने पर इसका पथ परवलयाकार होने वाला है। आगे चौथे क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। प्रत्येक आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव रहता है। प्रत्येक आवेशित चालक, एक चालक गोला है, उसको आपने आवेशित कर दिया, पूरा का पूरा चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर चला जाएगा। तो उसके अंदर के बिंदुओं के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान तो 0 रहने वाला है। और उसके प्रत्येक बिंदु के ऊपर अंदर के इस चालक आवेशित गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव जो है वो हमारे पास नियत रहने वाला है। तो ये दोनों रिक्त स्थान में पहले में विद्युत क्षेत्र की वैल्यू 0 और विद्युत विभव की वैल्यू नियत हो जाएगी। धारिता का मान सदैव होता है।
धारिता की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है, या 0 से अधिक या बराबर कह सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसका मान जो है वो हमेशा धनात्मक होता है। 0 से बड़े या बराबर का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, छठे प्रश्न में चलते हैं। संधारित्र के समांतर संयोजन में संधारित्रों का आवेश का अनुपात धारिता पर निर्भर करता है। दो संधारित्र हैं, कैपेसिटर हैं, उनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं तो उनके ऊपर आवेश जो है वो अलग अलग होगा, और वो जो आवेश है वो धारिता के साथ किस संबंध से आएगा। तो सर समांतर क्रम में अगर दो कैपेसिटर हैं तो दोनों कैपेसिटर के ऊपर जो विद्युत विभव है या विभवांतर है वो इक्वल रहेगा, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है। और V अगर बराबर है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू CV, Q इज इक्वल्स टू CV। तो V की वैल्यू बना लीजिए आप, तो V बराबर हो जाएगा सर हमारे पास Q1 अपॉन C1, और V दूसरा जो V है इसके ऊपर भी विभवांतर तो बराबर है, तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q2 अपॉन C2, और विभवांतर दोनों का इक्वल है तो इन दोनों को हम बराबर रख देंगे, Q2 अपॉन C2। अब Q2 को आप यहां ले आओ और C1 को आप यहां ले जाओ, तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि आवेश जो है वो धारिता के समानुपाती रहता है। तो यहां पर प्रश्न कह रहा है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में संधारित्रों के ऊपर आवेश का अनुपात धारिता पर निर्भर करता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं समानुपाती, या फिर आप यहां पे लिख सकते हैं C1 अपॉन C2। पृथ्वी की धारिता कितनी है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक चालक गोला है, और पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो हमारे पास 6400 किलोमीटर होती है। ठीक है, और पृथ्वी एक चालक गोला है, और चालक गोले की धारिता का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एप्सिलॉन नॉट आर की जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू, या फिर हमने इस फॉर्मूले को आर बाई के भी लिखा है, और के की वैल्यू यहां पे लिख देंगे हम 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आ रहा है वो आप लोगों को कैलकुलेट करना है। आई थिंक 711 के कुछ माइक्रो फैरेड के आसपास कुछ आएगी वैल्यू, कैलकुलेट कर लेना आप लोग। अच्छा प्रश्न है। आठवां प्रश्न कह रहा है 4 10 की पावर -5 कूलम। क्योंकि ये एक नंबर वाला प्रश्न है, न्यूमेरिकल जो हमने पढ़ा था, एक नंबर का न्यूमेरिकल भी आने वाला है ना। 4 10 की पावर -5 कूलम आवेश के कारण 9 mm की दूरी पर विद्युत विभव निकालो। तो एक बिंदु आवेश सिंगल पॉइंट चार्ज आपको दे रखा है, डिस्टेंस मिलीमीटर में दे रखी है, मिली को हटाएंगे तो 10 की पावर -3 लग जाएगा। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला हम लगा देंगे सर KQ बाई आर। तो K का मान 9 10 की पावर 9 लिख लेना, Q का मान लिख लेना, और R की वैल्यू को मीटर में बदल करके फिर लिख लेना। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि इन सभी प्रश्नों के आंसर जो हैं, जो प्रश्न मैंने यहाँ पे छोड़ रखे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। आपका आंसर सही है या गलत है, उसके लिए आपको जो हार्ट का बटन है, जो लाइक का बटन है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, उससे संकेत आपको मिल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। अगला प्रश्न है कि 5 माइक्रोफैरड धारिता के 5 संधारित्र मेरे पास हैं। 5 माइक्रोफैरड धारिता के 5, उनको पहले तो श्रेणी क्रम में जोड़ लिया, ये सब ऐसे जोड़ लिया, सभी को ऐसे जोड़ लिया। ठीक, और उसके बाद में इनको समांतर क्रम में संयोजित कर दिया, ऐसे समांतर में जोड़ दिया सभी को, पांचों को। तो धारिताओं का अनुपात कितना हो जाएगा? मान लो इसकी प्रत्येक की धारिता C है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जब सारों की धारिताएं समान होती है तो तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है C/N। तो 5 माइक्रोफैरड के 5 हैं तो 5/5 लिख देंगे तो आ जाएगा 1। तो श्रेणी संयोजन की तुल्य धारिता आ गई सर 1 माइक्रोफैरड। और समांतर क्रम में जब सारे कैपेसिटर समान वैल्यू के हैं तो उनका फॉर्मूला होता है NC, क्योंकि C1 + C2 + C3 तो 5 बार जोड़ने वाले हैं ना, तो NC का फॉर्मूला, तो NC के फॉर्मूले में 5 × 5 यानी इसकी धारिता आ जाएगी 25। अब हमसे पूछा गया इनका अनुपात, तो अनुपात हो जाएगा हमारा 1:25, क्योंकि इसके साथ भी माइक्रोफैरड है और इसके साथ भी माइक्रोफैरड है,
तो माइक्रोफेरेड का मात्रक तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू जो आने वाली है यहाँ पे वो रहेगा 1:25 या 1/25 भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफेरेड है। एक कोई कैपेसिटर है, उसकी धारिता 10 माइक्रोफेरेड है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए और 5 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए, तो अब धारिता कितनी हो जाएगी? तो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A/D का फॉर्मूला होता है। तो केवल इनके बीच की दूरी को D/2 किया गया है, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर और परावैद्युतांक आपको दे रखा है 5। तो इसका जो भी आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। 1 नंबर का प्रश्न यहां पे आने वाला है। 11वां प्रश्न है कि 3 माइक्रोफेरेड के कम से कम कितने संधारित्रों का उपयोग करके 2 माइक्रोफेरेड की धारिता प्राप्त की जा सकती है? आपके पास 3 माइक्रोफेरेड के हजारों कैपेसिटर पड़े हैं आपके घर पे, ठीक है, परंतु आपको जो धारिता चाहिए वो 2 माइक्रोफेरेड चाहिए। कैपेसिटर आपके पास 3 के पड़े हैं, धारिता चाहिए 2। तो कम से कम कैपेसिटर का उपयोग करके आप 2 माइक्रोफेरेड की धारिता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कितने कैपेसिटर चाहिए, कितने संधारित्रों की जरूरत पड़ेगी, आपको उनकी संख्या बतानी है। और नंबर 2, जब संख्या आपको पता चल जाए तो आप उनको कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे या समांतर क्रम में जोड़ेंगे, उसकी वैल्यू बतानी है, ठीक। तो सर 3 माइक्रोफेरेड के हैं, 2 माइक्रोफेरेड चाहिए। तो जनरली बच्चे यहां पे क्या करते हैं कि 2 और 3 को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो सर इनकी धारिता हो जाएगी 1 माइक्रोफेरेड। और ऐसे के ऐसे ही हम 3 को फिर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो इनकी धारिता भी 1 माइक्रोफेरेड और इनको आपस में समांतर में जोड़ दो, तो ऐसा संयोजन बना देते हैं। लेकिन हमें यहां पे शब्द लिखा कम से कम कितने कैपेसिटर चाहिए, इसमें तो हमें 6 कैपेसिटर चाहिए। क्या कोई और भी मेथड है जिसका उपयोग करके हम 6 से भी कम कैपेसिटर का उपयोग करके और 2 माइक्रोफेरेड की धारिता प्राप्त कर सके? चलिए देखते हैं। 2 कैपेसिटर ले लीजिए और दोनों को आप समांतर क्रम में जोड़ दीजिए 3-3 के, तो कितनी धारिता हो जाएगी बेटा? 3 माइक्रोफेरेड इसकी, 3 माइक्रोफेरेड इसकी, दोनों समांतर क्रम में है तो फॉर्मूला C1 + C2 का रहेगा, तो सर 6 माइक्रोफेरेड होगी। ओके, अब इसके श्रेणी क्रम में एक कैपेसिटर और लगा दीजिए 3 का। तो श्रेणी क्रम में जब आप 3 का लगाएंगे तो एक 6 का और एक 3 का, 2 श्रेणी क्रम में है, इनकी तुल्य धारिता निकालने का फॉर्मूला दोनों की धारिताओं का गुणनफल बट्टे दोनों का योग 1/C1 + 1/C2, याद है ना आपको? तो 6 × 3 बट्टे 6 + 3, तो 6 × 3 हो गया 18 और 6 + 3 जो है वो हो गया 9। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो यहां पर हमें 2 कैपेसिटर को पहले समांतर में और उसके आगे एक को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो हमें टोटल 3 कैपेसिटर चाहिए। और पिछली बार हमने 6 लगा रखे थे, इसलिए अगले ने कहा कम से कम। तो ये जो संयोजन है, इस तरह का डायग्राम भी आप लोगों को बनाना है। अगले ने कहा है कि चित्र बनाइए, तो इस प्रश्न के उत्तर में हमें क्या लिखना होता है? ये सब अभ्यास से होने वाले प्रश्न हैं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इक्वेशन सॉल्व हो पाएंगे। तो आपको इसमें कितने के आंसर में लिखना है? 3 कैपेसिटर, और आवश्यक संयोजन में आपको लिखना पहले दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और आफ्टर दैट उनके आगे एक श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बनाइए। तो एक बिंदु आवेश है, इससे विद्युत क्षेत्र जो है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ निकलता है, और समविभव पृष्ठ बनाएंगे तो वो इसके चारों तरफ एक निश्चित त्रिज्या का गोला बन जाएगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ गोलाकार होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर दिखाते हुए एक गोला राउंड बना देंगे। आगे कह रहा है ये एक कॉम्बिनेशन दे रखा है, 2 प्लेटें हैं यहां पर और 2 प्लेटें यहां पर जुड़ी हुई हैं और इनके बीच की दूरियां d है। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, कितनी धारिता हो जाएगी? तो इस केस में हम क्या करेंगे, इनके दोनों किनारों के ऊपर एक बैटरी जोड़ देंगे। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव वाला जो सिरा है वो यहां पे इस प्लेट को पॉजिटिव बना देगा और इस प्लेट को भी पॉजिटिव बना देगा।
और ये नेगेटिव टर्मिनल वाला जो सिरा है वो इसको नेगेटिव बना देगा और इस वाले सिरे को भी नेगेटिव बना देगा। तो पहले दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल कैपेसिटर बन गया। दूसरे में पॉजिटिव नेगेटिव है, बिल्कुल कैपेसिटर बन गया। तीसरे में पॉजिटिव नेगेटिव है, बिल्कुल एक कैपेसिटर बन गया। तो 3 कैपेसिटर बन गए और तीनों कैपेसिटर के ऊपर विभवांतर समान है, प्लेटों के बीच की दूरियां बराबर हैं और एरिया बराबर है। तो कुल मिलाकर के 3 कैपेसिटर हैं और तीनों कैपेसिटर समांतर क्रम में है। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी N। N का मतलब है 3 कैपेसिटर, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इस कॉम्बिनेशन का आंसर आ जाएगा। 14वां प्रश्न है, 1 माइक्रोफैरड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी? गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, या फिर हम इसे लिख सकते हैं R बाई K। 1 माइक्रोफैरड धारिता है, 1 फैरड नहीं है बेटा, 1 माइक्रोफैरड है यहाँ पर। तो 1 माइक्रोफैरड को मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 की पावर -6 कैपेसिटेंस, और K जो है वो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 10 की पावर 9। तो ये चाल करके 9 इंटू 10 की पावर 3 रह जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 3। तो R की वैल्यू है वो 9 इंटू 10 की पावर 3 मीटर हो जाएगा। इतनी मीटर त्रिज्या का अगर कोई गोलीय चालक है तो उसकी धारिता 1 माइक्रोफैरड हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है, संधारित्र में संचित ऊर्जा किस रूप में होती है? तो ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु ए और बी के बीच में ये 5 का, ये 5 का और ये 10 का 3 कैपेसिटर हैं, ए और बी के बीच की तुल्य धारिता कैलकुलेट करो। तो ये दोनों समांतर क्रम में हैं तो इनकी तुल्य धारिता 10 हो जाएगी, और ये 10 10 के 2 श्रेणी क्रम में हैं तो इसकी तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड हो जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन भी हमने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है, शॉर्ट आंसर के जो प्रश्न है वो भी लिखने का प्रयास किया है। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा, ये डायग्राम बेस्ड प्रश्न भी हमने बनाने का प्रयास किया है। अगला कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r थीटा के ऊपर, इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके सेंटर से r थीटा के ऊपर विद्युत विभव का मान कितना होगा? सिर्फ रिजल्ट लिखना है। तो सर V इज इक्वल्स टू KP cos थीटा अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, KP cos थीटा अपॉन R का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला लिखना है हमें सिर्फ। आगे कह रहा है सर कि 18वां प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए। यह आपके पास प्लस क्यू चार्ज है और यह आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से समविभव पृष्ठ कहां बनेगा? सर हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसके सेंटर पॉइंट से जाने वाला जो एक निरक्ष होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव 0 रहता है। हर बिंदु पर विभव 0, यानी विभव तो समान हुआ ना। और समविभव पृष्ठ की परिभाषा भी यही कहती है कि प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होना चाहिए, चाहे वो 0 हो, उससे हमें कोई अर्थ मतलब नहीं है। तो ये इस बिंदु को काटता हुआ अगर मैं एक तल बना दूं, यहां पर एक ऐसा तल बना दूं जो इस बीच वाले पॉइंट से होकर के गुजर रहा है, यहां से होकर के गुजर रहा है ये, और इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव की वैल्यू कितनी है बेटा? 0 है। तो ये हमें इसका डायग्राम बनाना होता है। आप यहाँ पे नीचे नोट में लिख भी सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से निरक्ष से होकर गुजरने वाला तल समविभव पृष्ठ होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आवेशित अचालक गोले के कारण V और R के बीच में ग्राफ बनाइए। आवेशित अचालक गोले के कारण V और R के बीच में ग्राफ बनाइए। तो ये हमारे पास R की वैल्यू ले लेते हैं, वाई एक्स के ऊपर अपन V ले लेते हैं, यहाँ पे O लिख दिया सेंटर पॉइंट। अब आपको पता है कि अचालक गोला है और गोला लिखा है, गोलीय कोश नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये ठोस गोला है। और ठोस गोले के अंदर सतह के ऊपर विभव की वैल्यू और सेंटर के ऊपर विभव की वैल्यू जो होती है, सेंटर वाली विभव की वैल्यू सतह से 1.5 गुना होती है। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, यहां से इतनी वैल्यू, और अब सतह के बाहर विभव की वैल्यू जो है वो R के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये पॉइंट आ जाएगा 1.5V केंद्र के ऊपर वैल्यू,
और ये वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे, त्रिज्या आ गई हमारे पास। तो ये ग्राफ आप लोगों को बनाना होता है और ये अनंत पे जाकर के इसको इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि अनंत के ऊपर विभव की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए जब हम डायग्राम में हम शो करेंगे तो हम अनंत तक रेखाएं खींच नहीं सकते, इसलिए हम इसको इस तरह से एक्स एक्स के समांतर ले जाकर के छोड़ देते हैं। तो ये डायग्राम आप लोगों को बनाना होता है। आपको इस पेपर में से कितने प्रश्न अच्छी तरह से तैयार हैं, इसी तरह के प्रश्न, छोटे वाले प्रश्न, एक एक नंबर के प्रश्न इस चैप्टर में से परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको इन प्रश्नों का स्तर कैसा लगा, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरह के बाकी चैप्टर्स के वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।